नमस्कार। पिछले 48 घंटे से दुनिया में एक ही बात की चर्चा है, ट्रंप और टैरिफ। हर अखबार में, टीवी पे, हर चर्चा में, और हो भी क्यों ना, दुनिया के इतिहास में तरीके से देख रहा है, हर कोई अपने तरीके से समझा रहा है इसको। और जैसा ऐसी किसी बड़ी घटना पे होता है, आपको तमाम तरह के पहलू दिखाई देने लग जाते हैं। कौन जमींदार की भाषा में बात कर रहा है, कौन गरीब के साथ खड़ा है, सब कुछ दिखाई देने लग जाता है। आज इस चर्चा में हम पूरे ट्रंप और टैरिफ के मामले पे बात नहीं करेंगे, क्योंकि वो फिर 2 घंटे की बात हो जाएगी। वैसे भी मेरी समझ उतनी ज़्यादा नहीं। हम सिर्फ एक सवाल पे फोकस करेंगे जो कि भारत से जुड़ा है, किसान से जुड़ा है, कि इसका भारत के किसान पर क्या असर पड़ेगा। और ये छोटा मामला नहीं है, क्योंकि हो सकता है कि ले दे के अमेरिका को इस सारे टैरिफ युद्ध में भारत के साथ जो कुछ लेन-देन करना है, जो रस्साकशी होगी, उसके केंद्र में किसान होगा। किसान बचेगा या नहीं, या कि किसान के हित की बलि दे दी जाएगी। इन सवालों पे आज हम चर्चा करेंगे। किसान आंदोलन के दौरान और उससे पहले किसानों पे काम करते हुए मुझे हमेशा महसूस हुआ कि इस देश में 2 तरह के बुद्धिजीवी मिलते हैं। वो जो कि किसान का दुःख दर्द समझते हैं, लेकिन देश दुनिया में क्या हो रहा है इसके बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं रखते। बस किसान के पक्ष में लिख देते हैं, अच्छी बात लिखते हैं, लेकिन ज़्यादा जानकारी नहीं होती। दूसरे वो जानकार लोग जो सिर्फ अंग्रेज़ी बोलते हैं, अंग्रेज़ी समझते हैं, किसान का दुःख दर्द समझते हैं, नहीं समझते, और जो उसकी भाषा नहीं समझते, उससे जुड़ नहीं सकते। आज हमारी खुशकिस्मती है कि हमारे साथ इसके एक बहुत जो चंद गिने-चुने अपवाद इस देश में, उनमें से एक पत्रकार हमारे साथ हैं, आदरणीय हरवीर सिंह पंवार जी। हरवीर जी हिंदी के जाने-माने पत्रकार रहे हैं। फिलहाल रूरल वॉइस जो है, उसके संपादक भी हैं। हिंदी के तमाम अखबारों में लिखते रहे हैं, और दिल्ली शहर में कृषि के बारे में कुछ भी महत्वपूर्ण हो जाए, तो जिन 2-3 लोगों से फ़ोन करके मैं पूछता हूँ, भाई साहब क्या हुआ एग्ज़ैक्टली ज़रा समझा दो क्या हुआ? हरवीर जी उनमें से एक हैं। खुद किसान का दुःख दर्द भी समझते हैं, लेकिन जैसा कि आप देखेंगे, देश दुनिया में खेती-किसानी को लेके क्या हो रहा है, उसकी जानकारी भी रखते हैं। स्वागत है हरवीर जी इस चर्चा में आपका। और इस बातचीत में हम 6 सवालों पे फ़ोकस करेंगे, ताकि जो भी साथी, जो किसान कार्यकर्ता हैं, किसान आंदोलन से सहानुभूति रखने वाले हैं, खेती-किसान में दिलचस्पी रखने वाले हैं, किसान के शुभचिंतक हैं, या खुद किसान, उन लोगों के लिए 6 सवाल। जाइएगा नहीं, आप इनका सवाल सुनिए, जवाब सुनिएगा हरवीर जी से। सवाल मैं पूछूँगा कि ये जवाबी टैरिफ क्या एक औपनिवेशिक हमला है? कुल मिला के जवाबी टैरिफ, रेसिप्रोकल टैरिफ का माजरा है क्या? दूसरा, कि क्या ट्रंप के सामने मोदी सरकार घुटने टेक रही है? बहुत राष्ट्रवाद की बात करते हैं, लेकिन राष्ट्रवाद की परीक्षा तो यहाँ हो रही है ना, तो क्या घुटने टेक रही है? बाकी चारों सवाल सीधे-सीधे कृषि, यानी कि ये जो रस्साकशी होगी, उसमें क्या भारत के उद्योग और भारत की आईटी सर्विसेज, इस सब को बचाने के लिए किसान की बलि दी जाएगी? चौथा सवाल, कि अमेरिका की नज़र भारतीय कृषि पर क्यों है? खुद हरवीर जी ने उसके बारे में अमेरिका के दस्तावेज पढ़े हैं। वो बताएँगे कि अमेरिका को की नज़र भारत की कृषि पर क्यों है, किन चीज़ों पे? पाँचवाँ सवाल, कि किन फसलों, इलाकों और किसानों पर गिर सकती है गाज? ये जानना बेहद ज़रूरी है हमारे लिए। अमेरिका की नज़र किन फसलों पे है, कहाँ नुकसान हो सकता है हमारे को? और आखिरी सवाल, क्या किया जा सकता है? आखिर किसान, किसान आंदोलन, किसान को बचाने के लिए क्या मोदी जी बचाएँगे किसान को? और अगर वो नहीं बचाते, तो किसान खुद अपने आप को बचाने के लिए क्या कर सकते हैं? किसान आंदोलन क्या कर सकते हैं? तो आइए हरवीर जी से पहला सवाल पूछते हैं। अ, ट्रंप जी ने रेसिप्रोकल टैक्स लगा दिया। अब ये कोई जिसका मोटे तौर पे मतलब ये एक तरह का जवाबी हमला। अच्छा, तुम मेरे पे 17% लगाओगे, मैं 17% लगाऊँगा, तुम 35 लगाओगे, मैं 35 लगाऊँगा।
और ट्रंप शुरू में ही अपने इलेक्शन के वक्त से कह रहे हैं, अब ट्रंप अमेरिका के मतदाता को कुल मिला के ये कह रहे हैं कि देखो भाई, तुम्हारे देश के साथ बड़ा अन्याय हो रहा है, तुम अपनी चीजें पैदा करते हो, दुनिया वाले वो चीज बेचने नहीं देते, और जब तुम्हारे देश में चीजें आयात होती है, यानी कि अमेरिका में जब लाई जाती है, तो देखो हम तो कोई टैक्स ही नहीं लगाते, तो हमारे साथ बड़ा अन्याय हो रहा है। और ट्रंप अमेरिका के लोगों को कहते आए हैं कि देखो मैं राष्ट्रपति बन गया, देखना सबको सीधा कर दूंगा, ऐसा टैक्स लगाऊंगा सबके ऊपर कि अब चीजें अमेरिका में होने लगेगी। अभी उनकी शिकायत ये है कि हमारे देश की चीजें बाहर बिक नहीं रही और बाहर की चीजें हमारे देश में बिक रही, और मैं उसको सीधा कर दूंगा। और उसके लिए उन्होंने बाकी सब नियम वगैरह को ताक पे रखते हुए इनकी घोषणा कर दी है। तो हरबीर भाई, ये रेसिप्रोकल टैक्स क्या है, किन पर लगा है, और अमेरिका ने क्या एग्जैक्टली वही किया है कि हम जितना लगा रहे थे उतना उसने कर दिया है, या कि अलग है? और काफी लोग कहते हैं कि भाई अमेरिका ने तो हमारे साथ रियायत की, ऐसा कई अखबारों के फ्रंट लाइन पे कल था कि नहीं नहीं साहब हम तो बच गए। ये तो ये जवाबी हमला, और दूसरे लोग कहते हैं कि ये तो औपनिवेशिक हमला है, ये तो बिल्कुल नए तरह का इंपीरियलिज्म है जो कि अमेरिका ने शुरू कर दिया है। तो माजरा क्या है इस जवाबी टैरिफ का, आप बताइए। शुक्रिया योगेन जी, मुझे इस बातचीत के लिए आमंत्रित करने के लिए। जैसा आपने कहा है कि जो दुनिया में पिछले 48 घंटे से एक ही बात हो रही है 2 तारीख से, कि रेसिप्रोकल टैरिफ जो एक तरीके से जो आयात शुल्क है अमेरिका ने जो लगाया है दुनिया के दूसरे देशों पर, और ये जब से ये सरकार आई, देखिए ये डोनाल्ड ट्रंप का ये कहना है कि वो एक उनका, और वहां पर एक बड़ा वर्ग भी है अमेरिका में, मागा जिसे बोलते हैं, मेकिंग अमेरिका ग्रेट अगेन। तो वो कहता है कि हम अमेरिका को फिर से स्वर्ण युग में ले जाएंगे, और हमारे साथ बड़ा धोखा हो रहा है दुनिया भर, हमारे साथ ऐसे दुनिया भर के देश कर रहे हैं कि हमारे मार्केट का इस्तेमाल कर रहे हैं, खुद की ग्रोथ ले रहे हैं और हमारे सामान को नहीं खरीदते हैं। जाहिर सी बात है कि ये ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड है, और इसमें अब ये तो है कि जो कोई भी देश अगर तरक्की करना चाहता है, उसका अपना जो घरेलू जो इकोनॉमी है उसमें अगर उसे कुछ जोड़ना है तो उसे बाहर से लाना पड़ेगा, और बाहर से लाने का मतलब वो निर्यात करता है और अच्छे दामों पर करता है और अपने यहाँ जॉब क्रिएट करता है, वेल्थ क्रिएट करता है, ये सब है। तो अब ट्रंप साहब ने कहा कि ये सब हमारे यहाँ सामान बेचते हैं, हमारा सामान खरीदते नहीं है, हम बहुत कम टैरिफ लगाते हैं। जो शुल्क आयात शुल्क अमेरिका का दुनिया में सबसे कम है, पिछले 70-80 साल से हम यही कर रहे हैं, लेकिन बाकी देश हमसे दूसरे तरीके का व्यवहार कर रहे हैं, इसलिए हम उनको टिट फॉर टैट जैसा ये है, रेसिप्रोकल जैसा आपने हमारे साथ किया हुआ है, हमारे सामान को रोकने के लिए हम भी आपके ऊपर वैसा ही टैरिफ लगाएंगे। और उन्होंने दुनिया भर के देशों में उस दिन 2 दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस करके वहां एक लिस्ट जारी की कि किसके ऊपर कितना टैरिफ लगाया जाएगा, और उसमें सबसे ज्यादा जो है वो चाइना के ऊपर टैरिफ उन्होंने ज्यादा लगाया है, क्योंकि उनका मानना है कि वैसे की दुनिया में चीन जो है एक बड़े इकोनॉमी के रूप में भी, और दुनिया की जो ताकत है, एक ध्रुवीय विश्व बनने के बाद जब से यूएसएसआर का डिसइंटीग्रेशन हुआ, तो उसके बाद कोई सब कुछ पूरा एक जो अमेरिका का जो डायरेक्शन था उसी हिसाब से चल रहा था। बट चाइना ने ग्रेजुअली अपने आप को आर्थिक रूप से बहुत मजबूत किया है और सामरिक रूप से भी बहुत मजबूत किया है। सो वो एक ऐसी दूरी बनाए कि जिससे के बिना किसी का काम नहीं चलता। चाइना इज फैक्ट्री ऑफ द वर्ल्ड, ये भी आप मान लीजिएगा। उनके ऊपर उन्होंने 54% का टैरिफ लगाया, वियतनाम के ऊपर भी करीब 47% लगाया, 49%, और इंडोनेशिया पे 46%, और हमारे ऊपर उन्होंने 27% लगाया, भारत के ऊपर। और पहले जब वो लिस्ट जारी की वो 26% था, लेकिन बाद में जब शाम को अनेक्स्चर सामने आया उसमें 27% लिखा था, लेकिन इंटरेस्टिंगली वो कल फिर उन्होंने बदल के कह दिया कि नहीं 26% ही है। अच्छा। तो एक जो है ये टैरिफ जो है, तो उनका कहना है कि देखिए उसके पहले उन्होंने पूरी भूमिका बनाई है। वहां के जो सेक्रेटरी कॉमर्स थे वो आए यहाँ पे, और उन्होंने खुद ये कहा कि भाई आप हमारे एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस क्यों नहीं खरीदोगे, व्हाई विल नॉट इंडिया बाई ए बुशल ऑफ आवर कॉर्न, इस तरीके का वो खुल के बोल के गए। तो ये है। अब उन्होंने ये जो एक फॉर्मूले के तहत सब पे टैरिफ लगाया कि जो मेरा व्यापार घाटा आपसे है उसके आधार पर मैंने टैरिफ की दरें तय की है। तो हमारे साथ भी उन्होंने करीब $44 बिलियन का घाटा है, तो उन्होंने टैरिफ लगा दिया 26% का।
अब ये दुनिया में इसको लेकर के माथापच्ची हो रही है कि कौन सा गणित था जिसके आधार पर तमाम सारे देशों के लिए टैरिफ की दरें निकाली गई। जी तो ये जी एक पहलू है और इसका पूरी दुनिया पर असर हो रहा है, क्योंकि अभी इस दुनिया में कहीं भी पत्ता हिलता तो कहीं ना कहीं असर सब जगह होता है। तो ये तमाम सारा एक हलचल जो है, हलचल नहीं, एक तूफान की तरह से आया है। हर देश की इकोनॉमी है, ये जो ब्लॉक्स हैं उसमें, वो यूरोपियन यूनियन हो, बड़ी इकोनॉमी चाइना हो, जापान हो, हम हो, बाकी देश हो, तो ये सब समझ रहे हम करें क्या। तो ये तो जैसे आपने कहा औपनिवेशिक नहीं, एक तरीके का ये टैरिफ वॉर है, और ये टैरिफ वॉर से कोई बचेगा नहीं, सबके ऊपर इसका इम्पैक्ट है। और अब ये इम्पैक्ट ऐसा नहीं है कि भाई कुछ लोग विदेशी सामान लाते हैं, कुछ खरीदते हैं, बट क्योंकि वो इकोनॉमी के साथ इतना इंटीग्रेट हो गया है आजकल ट्रेड, उससे जो हर नागरिक के ऊपर इसका असर आना तय है। अरबीर भाई, हम यहाँ पे हिंदुस्तान में बैठे हुए हैं, जाहिर है मीडिया की चर्चा करेंगे और मैं उस पर आऊंगा, लेकिन कोई अमेरिका में बैठा हुआ कह सकता है कि भाई तुम्हें क्या मतलब इससे, मेरा देश है। आप भारत में कहते हो आत्मनिर्भर, तो भाई हमारा अमेरिका भी आत्मनिर्भर बन रहा है, हम जिस पे मर्जी चाहे जितना मर्जी टैक्स लगाएं, आप क्यों मतलब इस पे ऐतराज करते हो। तो इसमें ऐतराज की बात क्या है, इसके बारे में जो कहा जा रहा है कि भाई ये एक तरह का इंपीरियलिस्ट हमला है, दुनिया को अपनी औकात बताने की कोशिश है, ये क्यों कहा जाता है। जाहिर सी बात है कि अमेरिका सबसे बड़ी इकोनॉमी है, सबसे बड़ा बाजार है, और पूरी दुनिया सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद अमेरिकन करेंसी के जरिए ट्रेड करती है। तो आपके पास कुछ अलग से अधिकार हैं, आपकी कुछ ताकत अलग है। दुनिया की करेंसीज उसके हिसाब से डिवेल्युएट और अप्रिशिएट होती है, और आपके पास कितना डॉलर और अमेरिका धमकाता है कि अगर मेरी करेंसी को छोड़ के किसी और करेंसी में तुमने किया तो देख लेना। तो मतलब धमकाते, तो ये सीधा व्यापार नहीं, बहुत आपने महत्वपूर्ण चीज की तरफ ध्यान दिलाया है कि ऐसा नहीं है कि भाई साधारण सा व्यापार हो रहा है। अमेरिका कहता है कि अगर तुम लोगों ने मेरी करेंसी के अलावा किसी और करेंसी में अपना समझौता, अगर भारत और वियतनाम अपना व्यापार किसी तीसरी करेंसी में कर ले, जापान की करेंसी में करें या किसी में करें, तो अमेरिका कहता है कि अच्छा ऐसा करोगे तो पट्टू मैं तुम्हारे को देख लूंगा। तो ये मामला सिर्फ व्यापार का नहीं है। जी बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, इसमें एक ताजा बयान ट्रंप का है। हमारा एक ब्लॉक है जिसे हम ब्रिक्स बोलते हैं। ब्रिक में ब्राजील है, इंडिया है, रशिया है, चाइना है, साउथ अफ्रीका है। तो उन्होंने कहा ये ब्रिक्स वाले जो सोच रहे हैं कि अपनी करेंसी में करेंगे, तो मैं आप लोगों के ऊपर इतना टैरिफ लगाऊंगा आप भूल जाओगे ये करना। तो इस तरह की जो धमकी भरी बात या धमकी नुमा जो उनके बयान आते हैं, वो एक जिस तरीके का दुनिया में डिप्लोमेटिक बातचीत का तरीका रहा है, उस सब को उन्होंने एक तरफ फेंक दिया उठा करके। सीधी सी बात ये है। तो ये भी कहते हैं कि अगर आप रशिया से सस्ता ऑयल लोगे, जो जो देश रशिया से सस्ता ऑयल लेगा उसको मैं ये कर दूंगा, उसको धमकाते हैं। ये भी कहते हैं कि साउथ अफ्रीका अगर अपनी नीति ऐसी बनाता है जिससे साउथ अफ्रीका के अंदर काले लोगों को फायदा होता है, गोरों को नहीं, तो मैं उनके खिलाफ ये कार्रवाई करूंगा। तो मामला सिर्फ ट्रेड नहीं है, ट्रेड से बहुत आगे चल के खेल हो रहा है, जिसे हमारे यहाँ पे धौंसपट्टी और दादागिरी कहा जाता है, बहुत साधारण भाषा में कहूँ। हालांकि आप तो विद्वान है और बारीकी से चीजों को देखते हैं। जी बिल्कुल। देखिए, वो जो दुनिया में बाकी जो तमाम सारे देशों की जो इंटरनल जो पॉलिटिकल सिस्टम है या जो उनका अपनी अथॉरिटी है, उनको भी चैलेंज करता है। और जैसे आपने ठीक कहा कि उन्होंने कहा कि रशिया से अगर आप इंपोर्ट करेंगे, हमें भी कहा, तो हम टैरिफ लगा देंगे। और जो पिछले वर्षों में देश में जो तेल के दाम थोड़ा नियंत्रित रहे, या हम कहें कि ओवरऑल जो इन्फ्लेशन कंट्रोल, क्योंकि एनर्जी एक सबसे बड़ा वजह होती है इन्फ्लेशन बढ़ने में, तो सस्ता जो ऑयल आ रहा था रशिया से, और उसमें रशिया की हमारे ओवरऑल इंपोर्ट में हिस्सेदारी काफी बढ़ गई है। तो ऐसे में अगर मान लिया अब कह रहे हैं कि हाँ आप हमसे तेल खरीदिए, एक तो शिपिंग का जो मतलब टैरिफ्स हैं वही ज्यादा होंगे, फ्रेट ज्यादा होगा, और उसका कहना है कि आप हमसे खरीदे और मार्केट रेट पे आपको खरीदना पड़ेगा। तो ये बात सिर्फ एक नहीं है, तो वो एक बहुत सारे इसमें तमाम सारे पहलू हैं जिस तरीके से अमेरिका बिहेव इस वक्त दुनिया के साथ कर रहा है। और इसमें अब ये कि दुनिया कैसे रिएक्ट कर रही है, ये एक काफी इंपॉर्टेंट फैक्टर होने जा रहा है।
जी, बिल्कुल। रशिया वाले में थोड़ा-सा मैं, क्योंकि सब दर्शकों को पूरा खेल पता नहीं होगा। देखिए, रशिया के पास ऑयल है बेचने के लिए, रशिया ने कर दिया यूक्रेन पे हमला। हमला कर दिया तो बहुत देशों ने पाबंदी लगा दी कि हम रशिया का ऑयल अब नहीं खरीदेंगे। अब रशिया को अपना ऑयल बेचना है, कहाँ बेचे? तो फिर भारत से समझौता हुआ और उसने कहा, यार जितने में लेते हो लो, तो तुम हमारा तेल कम से कम। तो उन्होंने भारत को तेल का एक्सपोर्ट करना भी शुरू किया, भारत ने लेना सस्ते दाम पे मिला। और भारत के ज़रिए बाकी दुनिया में भी जाना शुरू। तो ये एक कारण है कि पिछले कुछ सालों में भारत में तेल के दाम बहुत नहीं बढ़ पाए, पेट्रोल और इसकी वजह रही है। पर अब ट्रंप जी कहते हैं कि ना, तुम रशिया से सस्ता ऑयल, दुनिया का जो बाजार में रेट चल रहा है उससे सस्ते पे रशिया से नहीं खरीद सकते, मेरे से खरीदो। और हाँ, रशिया वाला रेट नहीं लूँगा मैं आपसे मार्केट वाला रेट लूँगा। मतलब ये मतलब इसको आप अगर व्यापार कहें, तो ये मतलब कैसा व्यापार है? खैर, ये हमें दूसरे सवाल पे लेके आता है। जो है भारत सरकार का, क्योंकि हमारी सरकार हमें बार-बार राष्ट्रवाद सिखाती है, रोज़ बताया जाता है, ये राष्ट्रवादी सरकार है, राष्ट्रीय सार्वभौमिकता, आत्मसम्मान, आत्मनिर्भरता, भारत विश्व गुरु, भारत महान इत्यादि। और मैं समझता हूँ इस सब की महानता की परीक्षा तब नहीं होती जब आप अपने ही छत के ऊपर अपने मोहल्ले में खड़े होके कुछ बात कर रहे होते हो। महानता और हिम्मत की परीक्षा तब होती है जब बाहर किसी चीज़ के खिलाफ आपको, खास तौर पे ताकतवर के खिलाफ खड़ा हो। और मुझ जैसे बहुत लोगों को लगता है हरवीर भाई, कि ये सरकार तो एकदम घुटना टेकने पे तुली हुई है। तो प्रश्न ये है कि क्या मोदी सरकार अमेरिका के सामने, ट्रंप के सामने मोदी सरकार घुटने टेक रही? मैं ये सवाल किस लिए पूछ रहा हूं, मैं 2-4 मिसाल अपनी तरफ से बता दूं, फिर आप उत्तर दीजिएगा आपकी क्या व्याख्या है। कि साहब मोदी जी जाते हैं, पहले तो हमारे प्रधानमंत्री बहुत व्यग्र हैं कि उनको मोदी ने अपने इनॉग्रेशन में नहीं बुलाया। लाइन लगी हुई है कि जमींदार ने मेरे को बेटी की शादी पे नहीं बुलाया। चलिए साहब, उसके बाद मोदी जी जाते हैं। दुनिया में पुराना नियम ये हुआ करता था कि जिस वक़्त किसी देश का राष्ट्र प्रमुख या देश का प्रधानमंत्री आपके देश में हो, आप उसके साथ तमीज़ से बात करते हैं और उस समय उस देश के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लेते। मोदी जी अमेरिका में हैं, उसी वक़्त अमेरिका हथकड़ी लगा के, पगड़ी उतार के लोगों को हमारे देश में भेज रहा है। जो अवैधानिक इलीगल प्रवासी हैं उनको भेज रहा है। और मोदी जी के मुंह के सामने ट्रंप कहते हैं कि इंडिया ने बहुत ज्यादा टैरिफ लगा रखा है, हम इसको ठीक करें। उसमें मोदी जी कोई जवाब नहीं, जवाब देने में मोदी जी वैसे बहुत माहिर है, कोई जवाब नहीं देते हैं। वापिस आते हैं और मोदी सरकार के मंत्री भारत के उद्योगों को कह रहे हैं कि भाई तुम लोग चीन से क्यों खरीद रहे हो, तुम अमेरिका से क्यों नहीं खरीद रहे? भारत का मंत्री भारत के उद्योगों को कह रहा है कि तुम चीन से मत खरीदो, तुम अमेरिका से खरीदो। काम क्या है उनका, मुझे समझ नहीं आता। फिर अमेरिका का कॉमर्स सेक्रेटरी भारत में आता है, जो आपने जिक्र किया, और वो भारत के प्रधानमंत्री के बारे में प्रेस कॉन्फ्रेंस में उस तरह से बात करता है जिसमें मुझे महसूस होता है, यार ये मेरे देश के प्रधानमंत्री, मेरी तमाम असहमति हो सकती है, लेकिन मेरे देश का प्रधानमंत्री है भाई, कैसे बात करते हो? मैंने प्रधानमंत्री मोदी को बोल दिया आप लोग बहुत गलत काम करते हो। अब ये बात अमेरिका का एक वाणिज्य सचिव कर रहा है, ये बात कोई बहुत बड़ा आदमी नहीं, ट्रंप करता है तो एक बात है, ये सब हो रहा है। और ट्रंप ने टैरिफ लगा दिया। आज हमने अखबारों में पढ़ा कि चीन ने ईंट का जवाब पत्थर से दिया। चीन ने कहा कि भाई तुम इतना लगाते हो, ये देखो हम भी इतना लगाएंगे। और भारत में क्या हो रहा है? भारत में इस वक्त चर्चा चल रही है कि अगर हम ट्रंप का विरोध ना करें, अगर हम चुपचाप से इस टैरिफ को स्वीकार कर लें, तो हो सकता है हम लाइन में आगे आ जाएंगे और बाद में अमेरिका हमारे साथ काफी अच्छा व्यवहार करेगा। ऐसी बातें मैं सुनता हूँ, पढ़ता हूँ, तो मेरे मन में ये आता है कि यार ये तो घुटने टेक के बैठे हुए हो आप अमेरिका के सामने। क्या ये बात सही है? देखिए, एक तो बिल्कुल जो अमेरिका के कॉमर्स सेक्रेटरी ने जिस तरह से बोला कि आपको टैरिफ घटाना पड़ेगा और आप हमारा सामान, खास तौर से जो एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस है वो क्यों नहीं खरीदेंगे, भारत को खरीदना चाहिए। और ये बात भी सही है कि अमेरिका ने हमारे प्रधानमंत्री के सामने ही कहा कि भारत जो है बहुत हार्ड बार्गेनर है और दुनिया में जो देश सबसे ज्यादा टैरिफ लगाते हैं उनमें से भारत शुमार होता है। और एक और मैं कहूँ कि ये जो टैरिफ की घोषणा वाला जो प्रेस कॉन्फ्रेंस था अमेरिकी राष्ट्रपति का,
उसके एकदम पहले अमेरिकी ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव ऑफिस ने जो रिपोर्ट तैयार की थी उसको अमेरिका के प्रेसिडेंट ऑफिस ने रिलीज किया, और उस रिपोर्ट में टैरिफ बैरियर की बात की गई। ट्रेड बैरियर्स ये उस रिपोर्ट का नाम था जी। तो उसमें कौन देश किस तरीके से ट्रेड को रोकने के लिए बैरियर का इस्तेमाल कर रहा है, मतलब सिर्फ टैरिफ नहीं, नॉन टैरिफ बैरियर की बात है, अपने जो कानून है उसके, तो उसमें पूरा विस्तार से बताया गया। और उसमें जो भारत के बारे में बात हुई उसमें करीब 16 पेज का उसका हिस्सा भारत। जी, मैं उस पे आऊंगा, उस पे तो मैं आपने बहुत सुंदर आर्टिकल उस पे लिखा है और उसका हम थोड़ा सा विश्लेषण करेंगे जब हम कृषि वाले हिस्से लेकिन में। हाँ, दूसरे जैसे आपने बात कही कि हमारे यहाँ एक 2 दिन से एक बात चल रही है कि भारत फेवरेबल स्थिति में है, कि चाइना के ऊपर 54% लगाया, वियतनाम के ऊपर 49% लगाया है, इंडोनेशिया पे 46% लगा दिया है, श्रीलंका, पाकिस्तान, बांग्लादेश के ऊपर भी काफी ज्यादा लगा दिया है टैरिफ। तो जो वहां से निर्यात होता था सामान, उसका हमें फायदा भारत को होगा। और भारत एक जो इकोनॉमिस्ट हैं, जो प्रो गवर्नमेंट इकोनॉमिस्ट हैं, उन्होंने तो यहाँ तक दावा किया कि भारत जो है उसके लिए मैन्युफैक्चरिंग, दुनिया का मैन्युफैक्चरिंग हब बनने का सुनहरा मौका है, इस तरह की बात उन्होंने कही। सवाल है कि हो सकता है कि जो डिफरेंशियल टैरिफ है उसका कुछ फायदा हमें मिले, नो, इस पे हम इनकार नहीं कर सकते, लेकिन पहले हमें अपनी रणनीति तो बनानी होगी। जैसे चीन ने, देखिए, जब से इन्होंने बात करना शुरू किया था, चीन ने बहुत बेहतर तरीके से अपनी तैयारी की, और तैयारी के साथ जो उन्होंने 34% का जो टैरिफ लगाया अमेरिका के ऊपर, उसमें उन्होंने चुन चुन के उन वस्तुओं पे, उन उत्पादों पर टैरिफ लगाया है जो अमेरिका को पॉलिटिकली, अमेरिका के अंदर सबसे ज्यादा नुकसान करने वाले हैं ट्रंप को। जी, मैंने पढ़ा और मुझे लगा कि ये तो इन लोगों ने बहुत अच्छी सी तैयारी कर रखी थी, इन्हें पता है कि कहाँ हर्ट होगा अमेरिका को। चीन ने तैयारी कर इस रखी, वॉर में क्या हमने भी तैयारी की? नहीं, इसीलिए मैं कह रहा हूँ, देखिए, चाइना समझ रहा था, उन्होंने तैयारी की और वो लंबी लड़ाई लड़ने के लिए तैयार है, ये भी बड़ा साबित है। हमारे यहाँ हम लोग भी, देखिए, 2005 से हमारा एक कमेटी है जो कि अमेरिका के साथ डिस्कशन करती है ट्रेड के ऊपर, वो बातचीत चल रही है। हमने जब ये अनाउंसमेंट होने की आहट हो रही थी, उसके पहले हमने नेगोशिएशन शुरू कर रखे हैं अमेरिका के साथ में। तो हमने अभी हो सकता है कि हमें लग रहा होगा कि हम जो ये टैरिफ वॉर है उससे हमें छोड़ दिया जाएगा, क्योंकि हम पहले ही एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की बातचीत अमेरिका के साथ कर रहे हैं। तो वो शायद इस साल के अंत तक उसको पूर्ण होने की बात है, जिस तरह की चर्चाएं, कई दौर की चर्चाएं हुई। और अभी पिछले दिनों वहां का एक प्रतिनिधिमंडल था, हमारे वाणिज्य मंत्री भी वहां थे, तो ये सारे लगातार चल रहे हैं। तो या तो हमारे जो सरकार है उसकी रणनीति ये है कि हम लोग उनके साथ ट्रेड एग्रीमेंट कर ही रहे हैं, तो अभी हम बीच में कुछ ना करें और देखते हैं क्या होता है हमारे लिए। लेकिन आप एक चीज मानिए कि पिछले 3 दिन में हमारे मार्केट ने बताया कि हमारे साथ क्या हो सकता है जी। जो स्टॉक मार्केट है, ठीक है, इवन जो फार्मा में जिसको उन्होंने इसमें से बाहर रखा है, उनके कंपनी के स्टॉक्स भी गिरे हैं जो है। तो सवाल है कि मुझे लगता है कि हमारी तैयारी उस तरह की तो बिल्कुल नहीं है जिस तरह की तैयारी चीन ने की है। और वही डर लग रहा है, क्योंकि देखिए ना, यहाँ पे आपने बिल्कुल सही बताया कि चीन तैयारी करके बैठा है, हम तैयारी करके नहीं, और हम इसमें मजा ले रहे हैं। एक अखबार की हेडलाइन है, मैं उसको हिंदी में अनुवाद करती हूँ। हेडलाइन ये है कि दुनिया के, कि भारत को लगा थप्पड़ लेकिन दूसरों को लगा घूसा। तो मतलब हम अब इसी में खुश हैं कि चलिए, दूसरे को घूसा ज्यादा जोर से लगा, मेरे को थप्पड़ लग गया, कोई बात नहीं है। कोई इसके बारे में एक व्यवस्थित रूप से समझ, कोई इसके बारे में एक क्या प्रतिकार करता है। ये कहते हैं कि साहब, हम नेगोशिएशंस, अभी हमारी नेगोशिएशन चल रही है, इसलिए हम कुछ ना करें तो बेहतर है। मगर अमेरिका तो ऐसा नहीं कर रहा। जब मोदी जी अमेरिका से भारत आए तो 2 दिन तक इनके दरबारियों ने दिल्ली में खबर चलाई कि देखिए, बाकी सारी दुनिया पे टैरिफ लगेगा, भारत को तो छुट्टी मिल गई है, क्योंकि अब तो 6 महीने हमारा वार्ता चलेगी और 6 महीने तक अमेरिका कुछ नहीं करेगा। इस मुगालते में थे कि सारी दुनिया पे टैरिफ लगेगा, भारत पे टैरिफ लगेगा नहीं। लग गया ना। मतलब उससे पता लगता है कि कितना, मतलब हमारी एक, जो मुझे घुटना टेको किस्म की नीति लगती है। मतलब उधर आक्रमण हो रहा है, यहाँ पे आप डिस्कस कर रहे हैं कि नहीं नहीं, दूसरे पे और ज्यादा हो रहा है, चिंता ना करो कि हमें फायदा ही होगा। मुझे अटपटी सी बात लगती है। बाकी आप तो विशेषज्ञ की दृष्टि से देखते होंगे।
नहीं, नहीं, आपने बिल्कुल सही कहा कि दूसरे पर कितना लग रहा है वो जानेगा, और ऐसा नहीं है कि कल को दूसरे का जो मार्केट उठ के आपके यहाँ आ जाएगा उस तरीके से, वो आपको बेनिफिट हो, ये इतना आसान काम नहीं होता। आपके जो आपकी जो कंपनी इंडस्ट्रीज हैं वो कितना इन्वेस्ट कर रही हैं, क्या उनके पास कैपेसिटी है, किस तरह का नेगोशिएशंस है। और आप देखिए कि अभी इस तरह की खबरें आ रही हैं कि जो अमेरिकन बायर है उन्होंने प्राइस को लेकर नेगोशिएशन शुरू कर दिया है और ऑर्डर्स को होल्ड पे कर दिया है, तो आपकी इकोनॉमी तो हर्ट होना शुरू हो गई है। हालांकि हमने एक संकेत देने की कोशिश की थी सकारात्मक, तो एक अमेरिकी जो विस्की होती है बourbon, उसमें हमने 150% से घटा के 100% टैक्स कर दिया था, तो ये तुरंत कर दिया था ये हमने। तो ये बेसिकली इंडिकेट, तो ये इससे या तो फिर हम ये संकेत देना चाहते हैं कि आपके साथ हम जब बातचीत की टेबल पर बैठेंगे तो हम नेगोशिएट करेंगे कि जिसमें आपका और हमारा बीच का कोई रास्ता निकल जाए। तो ये कब होगा, कैसे होगा, तब तक कितना नुकसान हो जाएगा, और ये अब जैसे कोई भी मार्केट जब डिस्टर्ब होने लगता है, जैसे अभी से शुरू हो गया, एक्सपोर्ट्स जो है उनके ऊपर इम्पैक्ट आना शुरू हो गया, तो उसका असर जब तक आएगा तब तक नुकसान हो चुका होगा। और फिर आप, ऐसा नहीं है कि जो अमेरिका जिस तरीके से पूरी दुनिया के साथ बातचीत कर रहा है और उनके ऊपर शुल्क दरें लागू कर रहा है, वो आपसे कोई बहुत आसानी से और बहुत प्यार से बात करेगा। डेफिनेटली वो बहुत ही हार्ड बार्गेनिंग होगी। और अमेरिका के साथ एक अब चुनौती है कि अगर चीन में उसका मार्केट प्रभावित हो रहा है तो उसको अपने उत्पादकों के लिए नए मार्केट तलाशने हैं, और उसमें भारत एक उनके लिए एक अच्छा लुक्रेटिव मार्केट है। जी, वही मेरा ये तीसरे सवाल पे मुझे ले जाता है, क्योंकि यही डर है। डर ये है कि एक अमेरिका बिल्कुल हार्ड बार्गेनिंग करेगा। अरे भाई, जब वो यूरोप के साथ ये कर रहा है, जो अमेरिका का इतना सबसे क्लोजेस्ट एलाई है, तो हम किस खेत की मूली, हमारे पे क्यों मतलब विशेष दया दृष्टि रहेगी। कहीं प्रधानमंत्री को जप्फी मार ली तो वो समझते हैं जप्फी मार ली मतलब मोहब्बत हो गई। हमारे जमाने में एक स्कूल कॉलेज में हुआ करता था कि अगर किसी लड़की ने आंख भर के आपकी तरफ देख लिया तो मान बैठता था लड़का कि अब तो शादी होके ही रहेगी। तो ये गलतफहमी बेचारे की हुआ करती थी। कुछ ऐसी गलतफहमी का शिकार हमारे यहाँ पे भी लोग रहते हैं। जो सवाल है वो ये, जो चिंता मेरे मन कि जब नेगोशिएशन होगा, जैसे आपने बिल्कुल ठीक कहा, भारत और अमेरिका ने घोषणा कर रखी है कि हम अगले कुछ ही महीनों में, इस साल का अंत होने तक, भारत और अमेरिका एक नया बायलैटरल द्विपक्षीय ट्रेड एग्रीमेंट करने वाला है। इसके लिए कमेटी आ गई थी, 4 दिन चर्चा करके चली गई है। तो चर्चा होगी। अच्छी खबर ये है कि चलिए चर्चा होगी, उसके बाद एक दोनों देशों का एक स्थिरता आ जाएगी। मगर जो चिंता है कि चर्चा जो होगी लेन देन, तो किसका लेन होगा और किसका देन होगा। और जो डर मेरे जैसे व्यक्ति के मन में है और आपके मन में भी चिंताएं रहती हो कि जब भी ऐसी चर्चाएं होती हैं किसी बड़े देश के अंदर भारत से बहुत दूर, तो हमारे देश के हितों का प्रतिनिधि करने वाले दरअसल इस देश के उद्योग के, इस देश के पूंजीपतियों के, इस देश के कॉरपोरेट के प्रतिनिधि बन जाते हैं, और किसान जो है वो दब जाता है। इस सवाल पे मैं आपसे पूछना चाह रहा था, तीसरा सवाल, कि क्या ऐसे में उद्योग को, आईटी, क्योंकि अब आईटी को बचाना है, आईटी का इतना सॉफ्टवेयर भारत में होता है, तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि उद्योग और आईटी और बाकी दूसरे सेक्टर्स को बचाने के लिए भारत अमेरिका को कह दे कि ठीक है, तुम एग्रीकल्चर पे कर लो जो तुम चाहते हो, बस हमारी आईटी को मत छू। ऐसा होने की गुंजाइश है क्या? ऐसा होने का खतरा आपको दिखाई देता है? देखिए योगेन जी, हम जो एक्सपोर्ट करते हैं अमेरिका को, हमारा सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर है। हालांकि ईयू भी उससे आगे निकल गया था एक बार, तो उसमें जो एक्सपोर्ट है $70 बिलियन से ज़्यादा का जो मर्चेंडाइज है, तो उसमें अगर आप देखें तो हमारा जो जो एग्रीकल्चरल एक्सपोर्ट है वो करीब $6.5 बिलियन, 6.7 के करीब था। जो है उसमें 6.1 का, अगर मैं कहूँ पूरा जो है 2024 में अमेरिका को, और हमने अमेरिका से करीब करीब जो है जो आयात किया है वो भी मैं आपको बता दूं। जो पिछला जो था 2024 में करीब $2.5 बिलियन, $204 अरब का हमने आयात किया। तो एक तो ये डेफिसिट है। दूसरे बहुत बड़े एक्सपोर्ट में जो कृषि उत्पादों की जो हमारी हिस्सेदारी है वो बहुत कम है।
उसमें सबसे बड़ी हिस्सेदारी तो हमारा जो सी फूड है उसकी है, जो अमेरिका को जाता है। उसके बाद फिर कुछ मसाले हैं, और फिर चावल है जिसमें बासमती मुख्य रूप से है, और बाकी फ्रूट वेजिटेबल वो फिर नीचे आ जाते हैं। तो अब आप समझिए कि जो हमारा दुनिया के ट्रेड में 18% हिस्सेदारी अमेरिका के साथ में है, तो उसमें जो कृषि उत्पादों का निर्यात है वो काफी कम है। बिल्कुल। अब आप क्या करेंगे? आपको बचाना है इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक, टेक्सटाइल, फार्मा, जेम एंड ज्वेलरी, ये जो बड़े एक्सपोर्ट हैं, क्योंकि कृषि बहुत नीचे आता है हमारे उसमें ओवरऑल। तो आपको ये सारे जो बड़े एक्सपोर्ट हैं उनको बचाना है, और उनके लिए इंडस्ट्री और सरकार में तमाम सारे जो पदाधिकारी हैं वो सब उन्हीं के लिए ज्यादातर काम करते हैं। जी जी जी, बिल्कुल ठीक वही है, मेरी तो चिंता है अब कि सवाल इनके होता है दलाल, कि इनके क्योंकि प्रतिनिधि हमारा जो चारों तरफ टोटल फैले हुए एक्सपोर्ट है उसमें हम 2021-22 में हमने $50 बिलियन से ज्यादा एक्सपोर्ट किया एग्रीकल्चर का, फिर करीब $52 बिलियन का किया, लेकिन उसके बाद फिर हम लोग नीचे आ गए। अभी हम लोग फिर से 50 पर नहीं पहुंचे, क्योंकि हमारी जो सरकार की जो पॉलिसी है कृषि निर्यात में वो ऑन एंड ऑफ है। जब घरेलू बाजार में लगता है दाम बढ़ेंगे तो इमीडिएटली एक्सपोर्ट बैन हो जाता है या एक्सपोर्ट ड्यूटी लग जाती है, लेकिन इंडस्ट्री के मामले में ऐसा नहीं है। कार के दाम बढ़ रहे हैं, आपने कभी ये नहीं सुना होगा कि कार के एक्सपोर्ट के ऊपर ड्यूटी सरकार ने लगा जिससे लोगों को सस्ती मिले, लेकिन प्याज के दाम बढ़ रहे हैं तो आपने तुरंत प्याज के ऊपर ड्यूटी लगा दी, एकदम या सही आपने कहा। मिनिमम एक्सपोर्ट प्राइस चावल के लिए घोषित कर दिया। तो एक तो वैसे ही मैं ये कहूँ कि सौतेला व्यवहार जो कृषि क्षेत्र के साथ आयात निर्यात के मामले में होता है, तमाम सारा जीरो ड्यूटी पे हम लोग दालें, खाद्य तेल इंपोर्ट करते रहे। तो अब सवाल है कि अमेरिका के सामने चैलेंज है कि वो अब क्या करेगा, कि उसके सामने जो उसके उत्पाद है, अगर चीन ने उसके ऊपर 10 ये टैरिफ जो लगाया है, उसके चलते चीन को जो निर्यात है अमेरिका का उसके ऊपर इम्पैक्ट आएगा। जी, चीन बड़े पैमाने पर आयात करता है। मैं एक नंबर आपको बताऊं कि जितना हमारा गेहूं का प्रोडक्शन इस देश में इस साल होगा, उतना तो चीन इंपोर्ट करता है, 112 मिलियन टन दुनिया भर से, और उसमें अमेरिका की बहुत बड़ी हिस्सेदारी है। कॉर्न उसको इंपोर्ट करता है, पोर्क उसको इंपोर्ट करता है, कॉटन इंपोर्ट करता है, लेकिन अब सब ड्यूटी लग गई। और जो अमेरिका के किसान हैं जिन्होंने, जो ट्रम्प के बहुत बड़े समर्थक रहे हैं, वो हर्ट हो रहे हैं उसमें। अब उनको उन सब के लिए मार्केट तलाशना है। मार्केट तलाशना है तो भारत एक बड़ा मार्केट है जी। तो वो ये जो नेगोशिएशन हो गए, इसीलिए अगर आप देखें कि अमेरिका से जो बयान आ रहे हैं भारत कृषि बाजार अपना खोले, और जिस रिपोर्ट की मैंने आपको चर्चा की उसमें तमाम सारे उन्होंने गणनाएं की हैं। हम कितनी सब्सिडी देते हैं, हम अपने कितने उत्पाद एमएसपी के ऊपर खरीदते हैं, सरकार एमएसपी के ऊपर खरीद करके कैसे पब्लिक स्टॉक्स बना रही है, भारत कैसे 2 साल पहले 3 साल पहले राइस एक्सपोर्ट में 40% हिस्सेदारी वाला देश हो गया, भारत जो है वो किस तरीके से WTO में पीस क्लोज का इस्तेमाल करके राइस के ऊपर जो सब्सिडी का जो एक सीमा रेखा है उसको लगातार 4 साल से पार कर रहा है चावल के मामले में। भारत किस तरीके से जीएम फसलों की मंजूरी नहीं दे रहा है, किस तरीके से जीएसटी टाइम पर फैसले नहीं लेते, कैसे हमारा जो फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी जो है वो इस तरीके के सर्टिफिकेट मांगती हैं जो काफी मुश्किल करते हैं, या इस तरीके के नियम और मानदंड तय करता है BIS और ये कि जो कि यहाँ पर आयात ना हो पाए। तो तमाम सारा उन्होंने कहा है, और ये कहा है कि ये लगातार जो है हमारे जो मार्केट, जो WTO में कहा गया मार्केट एक्सेस के बाद जो बाउंड रेट उसमें है, भारत उससे कहीं ज्यादा ड्यूटी लगाता है। तो तमाम सारी चीजें उसमें इसीलिए कही गई क्योंकि वो लगातार उनका जो उनकी जो नजर है वो हमारे कृषि उत्पादों के बाजार पर है। तो मोटे तौर पे कहूं तो ये कि खतरा ये नहीं है कि हम अमेरिका को कोई कृषि निर्यात कर रहे हैं जो घट जाएगा, उस पे फर्क नहीं। असली खतरा ये है कि जो हम बहुत थोड़ा सा आयात करते थे वो आयात बहुत बढ़ जाएगा, क्योंकि अमेरिका जो चीन को निर्यात कर रहा था, बाकी देशों को कर रहा था, वो मार्केट हो गई उनके लिए बंद। तो अब अमेरिका को अपने
बड़े बड़े निर्यात के लिए जो अमेरिका का है, चाहे सोयाबीन हो, इन सब पे हम आएंगे फसलों के सवाल पे। अमेरिका अपनी फसलों को बेचने के लिए अब कोई मार्केट ढूंढ रहा है और अमेरिका की निगाह है भारत पे, जो जुड़ा हुआ है हमारे अगले सवाल से। चौथा सवाल ये कि क्या अमेरिका की नजर भारत की कृषि पर क्या है, क्यों? आपने एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही कि अमेरिका ने पूरी दुनिया पे रेसिप्रोकल टैक्स लगाने से एक दिन पहले यूएसटीआर ने, यूएस ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव ने एक रिपोर्ट जारी की, 16 पेज उसमें भारत पे हैं और उन 16 पेज में कृषि पर काफी महत्व है। आपने उसके बारे में एक लेख भी लिखा है, तो आपके लेख से मुझे जानकारी मिली कि उन्होंने क्या कुछ बातें कही। तो मोटे तौर पे मैं कहूं तो उन्हें भारत से 3 शिकायत, भारत की कृषि नीति से। पहला तो वो कह रहे हैं कि भाई आप बहुत ज्यादा टैरिफ लगा रहे हो। दूसरा कह रहे हैं कि टैरिफ छोड़ के आप पाबंदियां भी हम पे लगा रहे हो, जीएम पे और बाकी चीजों पे। और तीसरी शिकायत वो कर रहे हैं कि आप अपने किसान को एमएसपी क्यों दे। अच्छा, मजे की बिल्कुल। बात ये है, ये देखिए कितना इंटरेस्टिंग है। भारत का पूंजीपति भी कहता है आप किसान को एमएसपी क्यों दे रहे हो, अमेरिका सरकार भी कहती है कि किसान को एमएसपी क्यों दे रहे हो, और इस देश के कुछ टीवी चैनल भी कहते हैं कि आप एमएसपी क्यों दे रहे हो। मजे का संयोग मुझे लगता है। खैर, ये तीनों बातें आप समझाइए कि अमेरिका को भारत से एक तो शिकायत क्या है और अमेरिका की नजर किन पे, क्योंकि इससे पहले आपको ध्यान होगा, इस पे आपने भी लिखा था, हरीश दामोदरन ने भी लिखा था कि अमेरिका के एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट ने एक और रिपोर्ट रिलीज की थी, ये कहते हुए कि भारत का मीट उद्योग, पोल्ट्री, मीट, फिशरी, ये उद्योग बहुत तेजी से बढ़ रहा है और इस उद्योग की जरूरतों के लिए भारत को कई कृषि उत्पाद की आवश्यकता पड़ेगी और उन्होंने कहा था कि अमेरिका वो सप्लाई कर सकता है। तो अमेरिका की भारत की कृषि क्षेत्र, भारत के कृषि बाजार पर अमेरिका की निगाह काफी वक्त से। तो ये क्या मुद्दे हैं, अमेरिका को क्या शिकायत है, इस शिकायत में क्या दम है और खतरा क्या है? अगर मान लीजिए अमेरिका का इंपोर्ट होने लग गया, मान लीजिए अमेरिका का सोयाबीन, गेहूं, उनका कपास भारत आने लग गया, तो हमें परेशानी क्या है? हमारे किसान के लिए चिंता का क्या विषय है? देखिए योगेन जी, एक तो मैं बताऊं, जैसे आपने कहा कि भाई हमारे उद्योग भी कहते हैं, हमारे मीडिया भी कहता है कि भारत जो है कितनी सब्सिडी देता है किसानों को और एमएसपी देता है। एक चीज मैं बताऊं कि एक और रिपोर्ट आई थी अमेरिका के प्रेसिडेंट के गवर्नमेंट अकाउंटेबिलिटी ऑफिस की। उस रिपोर्ट में 2019 से 2023 के बीच अमेरिकी सरकार ने अपने किसानों को जो डायरेक्ट मदद दी उसके बारे में विस्तार से चर्चा थी, वो सीनेट को उन्होंने सौंपा। आपको ताज्जुब होगा, वहां पे करीब 18 लाख किसान हैं। औसत किसान को एक साल में, अगर हम रुपए में उसकी तुलना करें, 26 लाख रुपए से ज्यादा की डायरेक्ट मदद अमेरिका ने अपने किसानों को की। ठीक है, हम क्या देते हैं? हम 6,000 रुपया देते हैं और उसमें भी एक एक्सक्लूजन है कि आपके पास ये है, आपके पास वो है, आपके पास, आप इसको नहीं ले सकते। 14 करोड़ जो होते हैं हम लोग 9 साढ़े 9 करोड़ को देते हैं, 5 करोड़ को हम बाहर कर देते हैं। अमेरिका में वो रिपोर्ट बताती है कि उसमें नए किसान जुड़ते गए हैं और वो कॉरपोरेशंस को भी देती है। एक तो एक किसी 10 जो इंडिविजुअल थे उनको सब्सिडी कई सैकड़ों करोड़ में दी गई, जो टॉप 10 थे, और अधिकतम सब्सिडी 215 या 235 मिलियन डॉलर तक दी गई। तो जो सब्सिडी वर्ड यूज नहीं किया, डायरेक्ट ट्रांसफर, उसमें उनका जो यूएसडीए की कुछ स्कीम्स है, 22 स्कीम्स हैं, और वहां पे आप देखिए, हमारे लिए वो कह रहे हैं आप एमएसपी क्यों दे रहे हो, वहां पे एक फेयर प्राइस का, मार्केट प्राइस का एक फॉर्मूला है, उससे नीचे दाम जाते हैं तो किसान को पैसा मिलता है। वो जो पैसा गया है उसको, कोई फसल का नुकसान होता है उसको इंश्योरेंस के रास्ते से पैसा मिलता है, मार्केट क्रैश हो गया तो पैसा मिलता है। दुनिया के किसी दूसरे ने उनके उत्पादों को रोकने के लिए अपना पॉलिसी चेंज कर दी तो भी कंपनसेशन मिलता है। तो इस तरीके का ये एक रिपोर्ट आया था, बहुत इंटरेस्टिंग रिपोर्ट है जो है। जी अरविंद भाई, बहुत महत्वपूर्ण बात आप कह रहे हैं और मैं चाहता हूं कि किसान कार्यकर्ता सब इस बात को समझें, क्योंकि आमतौर पे कहा जाता है कि चलो भाई
उनका सस्ता माल है, अगर वो हमारे देश में बेच रहे हैं तो हमें फायदा ही है, उनका सस्ता माल है, हमारा महंगा है, तो देखो सस्ता वाला तो अपना माल बेचेगा ही। ये बात झूठ। अमेरिका का माल सस्ता इसलिए है, अगर आता है, सस्ता इसलिए नहीं है कि वहां का किसान मेहनत करके कम खर्चे में सस्ती चीज को प्रोड्यूस करता है, वो नहीं है। उसकी असली वजह ये है कि उसको सरकार की तरफ से इतना पैसा मिलता है कि वो बाकी दुनिया में उसको सस्ता बेच सकता है। और वो लोग जो कि अपने औसत किसान को 26 लाख रुपया सब्सिडी साल में देते हैं, वो भारत पे ऐतराज करते हैं कि भाई तुम 6,000 क्यों देते हो, तुम अपने किसान को एमएसपी क्यों देते हो। अच्छा, देते भी नहीं हम तो, देते भी बहुत थोड़े से किसानों को, उसके ऊपर ऐतराज किया जाता है। तो ये जो मैं कह रहा हूँ, ट्रेड जो है ये सिर्फ ट्रेड नहीं, ये पॉलिटिक्स है, ये खेल है, बहुत बड़े इसके अंदर खेल शामिल। और किस किस तरह के खेल होते हैं, बस अमेरिका की हर जो सब्सिडी है उसको एक अच्छे से पर्दे में ढक दिया जाता है और हिंदुस्तान की सब्सिडी के ऊपर उंगली उठाई जाती है। और अमेरिका अमेरिका तो हिंदुस्तान पे उंगली उठा के कहता है कि तुम अपने किसान को इतना पैसा दे रहे हो जिससे कि हमें अपना फेयर ट्रेड करने के अंदर दिक्कत हो रही है आपके साथ। देखिए तो मतलब किस तरह का पाखंड है दुनिया में जिसपे आपने उंगली रखी है। जी, आप अपनी बात जारी रखें। नहीं देखिए, बिल्कुल उन्होंने ये कहा है कि आप ये सब्सिडीज आपकी जो है वो ट्रेड डिस्टॉर्टिंग सब्सिडीज है। जी दूसरे आप ये देखिए कि उन्होंने कहा कि हमने भारत के कई बार भारत के खिलाफ डब्ल्यूटीओ में शिकायत की है, डिस्प्यूट सेटलमेंट पैनल में। एक तरफ तो जो मल्टीलैटरल ट्रेड का जो एक रूल बेस्ड जो ट्रेड की बात दुनिया में हो रही थी डब्ल्यूटीओ बनने के बाद, उसको एक तरफ उठा करके फेंक दिया ट्रम्प साहब ने। वहां पे तो इस तरह का नहीं है, वहां पे तो ये है कि आप जो डेवलपिंग इकोनॉमीज हैं वो डिफरेंशियल टैरिफ के हकदार हैं। उनको आप डेवलप्ड कंट्रीज के बराबर आप उनके ऊपर सीमा शुल्क नहीं लगा सकते, उनको आपको मार्केट एक्सेस देना है। दूसरी तरफ आप ये भी करें, वहां पे आप कहते हैं कि डब्ल्यूटीओ में कई देशों ने भारत के खिलाफ, हमारे समेत कई लोगों ने कई उत्पादों के ऊपर शिकायतें दी है। आप ये भी कह रहे हैं, आप ये भी कह रहे हैं कि भारत में जो एवरेज एग्रीकल्चर पे टैरिफ है प्रोड्यूस पे 39% है, मोस्ट फेवर्ड नेशन में 17% है, लेकिन बाकी जो गुड्स हैं उनके ऊपर कम है, लेकिन एग्रीकल्चर पे 39% है। और उसमें आप जो है कि 100% और 300% तक आप जाते हैं टैरिफ में। ये सब बातें उन्होंने कही है। तो सवाल है कि वो सिर्फ ये जताने की कोशिश कर रहा है कि आप हमारे लिए दरवाजे खोलिए। और जी दरवाजे खोलने के लिए जैसे आपने कहा कि जो हमारा फिशरीज है, डेयरी है, पोल्ट्री है, वो तेजी से बढ़ रहा है। पिछले दिनों भी करीब साल भर पहले, सितंबर के पहले पिछले साल जो है ये जो हमारे सेक्रेटरी हैं एनिमल हस्बेंड्री डेयरी, उन्होंने एक चिट्ठी लिख दी कॉमर्स मिनिस्ट्री को कि आप 30 लाख टन मक्का का आयात कीजिए, जो है क्योंकि पोल्ट्री इंडस्ट्री को जरूरत है। तो सवाल है कि ये जो चीजें हैं इसमें अब ये होगा कि आप देखिए, हम खाद्य तेलों में हम बहुत डेफिशिएंट है, 60% से ज्यादा हम लोग इंपोर्ट करते हैं। लेकिन अभी सरसों की खरीद अभी पूरी तरीके से सब जगह शुरू नहीं हुई, किसान को एमएसपी से नीचे सरसों बेचना पड़ा, जो हमारा सबसे बड़ा एलसी है। लेकिन अब हम वो करेंगे। अब इसमें क्या है कि देखिए, जो उनकी नजर सबसे ज्यादा रहेगी, मैं आपको बताऊं, सोयाबीन के ऊपर है। जी, मैं हरवीर भाई उसी पे आ रहा था। मगर एक चीज मैं चाहता हूं आप समझा दें हमारे दर्शकों को कि जो अमेरिका की बाकी दो शिकायतें, बाकी तीसरी जो शिकायत, नॉन टैरिफ बैरियर जो हमने लगाए, क्योंकि अमेरिका ये भी कह रहा है ना कि चलिए, एक तो आप बहुत ज्यादा टैरिफ लगाते हो हमारी चीज पे, दूसरा आप तमाम तरह की पाबंदियां लगाते हो, क्योंकि जीएम क्रॉप के ऊपर हमने पाबंदी लगा दी। वो वाला पक्ष जरा आप समझा दें तो फिर हम चलें कि किन फसलों पे असर पड़ने वाला है, उस सवाल पे चलें। देखिए, बहुत कैटेगरिकली उन्होंने कहा है कि जो जीएम फसलें हैं उनके ऊपर आप अप्रूवल में बहुत देरी करते हैं। जो हमारा जेनेटिकली इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी, एक जीएसी जो है मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज में, जो जीएम फसलों के ऊपर फैसला लेती है, कि उसके फैसले बहुत देरी से होते हैं। आपकी नीति साफ नहीं है इसको लेकर के। तो ये किसी भी देश में जीएम को लेकर के क्या नीति है, क्या फैसले, वो देश जाने। आप क्यों इस तरह की टिप्पणी कर रहे हैं? इसके अलावा उन्होंने कहा कि जो हमारा एफएसएसएआई है वो इस तरीके की शर्तें लगाते हैं कि इस तरह के सर्टिफिकेट लाने की बात करते हैं, ये प्रोडक्ट नॉन जीएम है, ये आपको लिख के देना पड़ेगा, ये उसका ओरिजिन से नहीं आता, ये आपको सर्टिफाई करना पड़ेगा, और बाकी तमाम सारी जो क्वालिटी स्टैंडर्ड्स को लेकर के
तो बहुत सारा आप इस तरीके की कंडीशंस लगाते हैं। फिर सैनिटरी फाइटोसैनिटरी मेजर्स में आप लगा देते हैं कि भाई कोई ऐसा जीव किसी पौधे के रूप में, किसी उत्पाद के रूप में ना आ जाए जो हमारे यहाँ दिक्कत करे, कोई बीमारी ले आए। ये आपकी शर्तें बहुत ही उस तरीके की बहुत सख्त शर्तें हैं, आपको इनको सबको ठीक करना चाहिए। तो ये इसको, क्योंकि ये सब नॉन टैरिफ बैरियर की कैटेगरी में आते हैं। ये बात अलग है हमारे उत्पादों के ऊपर भी है, अभी भी हम लोग अपने डेयरी प्रोडक्ट्स को ईयू में नहीं एक्सपोर्ट कर पाते क्योंकि वहां पर बहुत सारी शर्तें हैं उस तरीके एग्जैक्टली तो पूरी दूसरे दुनिया देश में हमारे ऊपर इतनी। तमाम सारे नॉन टैरिफ बैरियर लगाते हैं, तो जी आप जी हमारे उसमें निकाल करके कहते हैं कि आप सिर्फ इंपोर्ट रोकना चाहते हैं, इसलिए आप इस तरीके के बैरियर आप लगा रहे हैं। तो ये जी इसका मतलब वो कहना चाहते हैं, और ये नेगोशिएशन में आएगा, क्योंकि वो जब वो पहले उस तरीके का पूरा डिटेल दे रहे हैं, तो जब हम बातचीत करने जाएंगे टेबल के ऊपर, हमारे प्रतिनिधि जाएंगे देश के, तो वो ये सब चीजें रखी जाएंगी कि आप इसमें ढील दीजिए। सिर्फ क्वांटिटेटिव रेस्ट्रिक्शन या ड्यूटी सिर्फ वहां बात नहीं होगी, जो नॉन टैरिफ बैरियर्स हैं उनको लेकर के भी बात होगी। ये लगभग बिल्कुल वही वही अंदेशा है कि वो लोग जो कि मतलब भारत के उत्पाद पे तमाम तरह की कंडीशंस लगाते रहे, वो अब भारत को पलट के कह रहे कि नहीं नहीं नहीं, आप ऐसी चीजें, जीएम के बारे में आपकी ऐसी नीति क्या है, क्यों है, ये सब कहने की कोशिश हो रही है। अरविंद भाई, पांचवा सवाल जो मैं आप चाहता हूं समझाएं कि अगर गाज पड़ती है भारत के किसानों पे, तो किन किन फसलों पर, ये बहुत महत्वपूर्ण है किसानों के लिए समझना, किसान आंदोलन के लिए समझना, क्योंकि पहले मैं समझता था कि मुख्य खतरा 3 फसलों पे, सोयाबीन पे, कपास पे और मक्का पे। लेकिन जो अब इनका ट्रम्प जी का ऑर्डर आया है और ये जो पूरा आपने रिपोर्ट का जिक्र किया, उसकी रोशनी में आप बता सकते हैं कि किन किन पर खतरा है? क्या पोल्ट्री और डेयरी पे भी खतरा है? क्या गेहूं पे भी खतरा हो सकता है? तो किन फसलों पे, और फसलों से पता लग जाएगा किन इलाकों और किसानों पे गिर सकती है अमेरिका की गाज? 3 का तो मैंने जिक्र किया, आपकी क्या समझ है इसके बारे देखिए, उन्होंने ये तो साफ किया है कि आपको एग्रीकल्चर और अलाइड, जो एग्रीकल्चर से जुड़े क्षेत्र हैं जिसमें डेयरी और पोल्ट्री फिशरीज ये सब आते हैं, तो इन सब का जिक्र किया है। जहां तक फसलों में बात है तो उनका पहला फोकस है कॉर्न, जो हम मक्का बोलते हैं, मक्का के ऊपर रहेगा। उसको हमारी जो इंडस्ट्री है, खासतौर से जो पोल्ट्री इंडस्ट्री, वहां का भरपूर समर्थन मिलेगा मक्का आयात खोलने के लिए। जी? दूसरे सोयाबीन, सोयाबीन में वो सोयाबीन नहीं एक्सपोर्ट करेंगे, सोया मील एक्सपोर्ट करेंगे। और सोया मील एक्सपोर्ट के लिए होगा कि साथ देखिए, ये आपका जो पोल्ट्री फीड है, पहले भी हमने जीएम सोया मील इंपोर्ट कराया, वो कहते हैं कि इसमें लाइफ नहीं है, इसलिए इसका अगर ये जीएम का भी है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो सोया मील आपका, क्योंकि उसके लिए डेयरी और पोल्ट्री इंडस्ट्री शायद दोनों कह सकती है कि इंपोर्ट कीजिए, क्योंकि घरेलू बाजार में आप जो एनिमल फीड और पोल्ट्री फीड है उसमें जो मक्का का इस्तेमाल है, उसका बड़ा हिस्सा आजकल एथेनॉल प्रोडक्शन में जा रहा है और दाम बढ़ गए हैं और किसानों को एमएसपी से बेहतर दाम मिल रहे हैं। तो वो चाहेंगे कि वो आप कह रहे हैं, ये देखिए पिछले कुछ साल में मक्का का विस्तार हुआ है, जिन इलाकों में मक्का नहीं हो रहा था वहां हुआ है। मैं तो हैरान हुआ, बिहार में बहुत बड़े पैमाने पे मक्का इस वक्त हो रही है, बंगाल के एक बहुत बड़े इलाके में मक्का पहुंची है, और पिछले 1-2 सीजन में उन्हें अच्छा दाम भी मिल गया है। तो क्या ये खतरा सही होगा सोचना कि जब अमेरिका से मक्का का आयात शुरू होगा तो जो किसान को पिछले 1-2 सीजन अच्छा दाम मिला है उसका दाम गिर सकता है? और रही बात सोयाबीन की, सोयाबीन का किसान तो इस साल भी पिट गया, बहुत बुरी हालत रही सोयाबीन के किसान की। इसीलिए और जब अगर सोया फीड आना शुरू हो जाएगा तो सोयाबीन का किसान कहाँ टिकेगा हमारा? देखिए, मैं 4 चीजें बता रहा हूं आपको। देखिए, एक तो जैसे मैंने कहा, सोया मील के ऊपर दबाव होगा और उसमें हमारा आंतरिक जो इंडस्ट्री है वो पूरी लॉबिंग करने की कोशिश करेगा कि उसका इंपोर्ट खोला जाए। पहले भी इंपोर्ट हो चुका है। मक्का के लिए होगा, कपास के लिए होगा, और इंटरेस्टिंगली मैं आपको बताऊं कि अमेरिका से जो हम इंपोर्ट करते हैं करीब $2.4 बिलियन का, उसमें जो
ट्री नट्स है जिसमें बादाम है, पिस्ता है, अखरोट है। इसके अलावा जो सेकंड बड़ा इंपोर्ट है वो है एथेनॉल का। अच्छा। एथेनॉल का हमने 1.11 बिलियन डॉलर का इंपोर्ट किया 2024 में अमेरिका से। और अमेरिका को क्योंकि अपना कॉर्न खपाना है तो वहां पर कॉर्न से एथेनॉल बनाएंगे और हमें देंगे। हम तो कहते हैं 100% 100% जाना चाहते हैं, हमने टारगेट रखे हैं। तो आपका एथेनॉल जो है सेकंड इंपोर्ट है अमेरिका से, जो हमारा एग्रीकल्चरल इंपोर्ट है उसमें सेकंड नंबर पे एथेनॉल है। तो एथेनॉल का, और ये जब कॉटन से जब एथेनॉल आप बनाते हैं वो DDGS निकलता है, वो क्योंकि फीड में इस्तेमाल हो सकता है यहाँ, उसके लिए दबाव होगा। कॉटन इसलिए क्योंकि कॉटन का हमारा जो प्रोडक्शन है वो लगातार गिरता जा रहा है, और उसमें जो है एक तर्क दिया जाएगा इंडस्ट्री के लिए भी, और इंडस्ट्री भी उसको, जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री उस पक्ष में आ सकती है कि हम कॉटन मंगाएंगे, हम टेक्सटाइल एक्सपोर्ट करेंगे, क्योंकि अब तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि बांग्लादेश पर ज्यादा टैरिफ लग गया, पाकिस्तान पे ज्यादा लग गया, वियतनाम पे लग गया, श्रीलंका पे लग गया, और ये हमारे बड़े कंपटीटर रहे टेक्सटाइल एक्सपोर्ट में अमेरिका को। तो हमारे लिए सुनहरा मौका है, आप वहां से कपास मंगवाइए और हम लोग जो है फिर यहाँ से एक्सपोर्ट करेंगे। तो ये जो चीजें हैं इनके ऊपर होगा। ये तो पहले चरण में ही इनके ऊपर मुझे लगता है चर्चाएं होंगी। दूसरा, जैसे डेयरी को लेकर के उन्होंने बहुत साफ कहा है कि भारत जो है डेयरी इंपोर्ट के ऊपर उन्होंने तमाम सारे बैरियर लगा रखे हैं, नॉन टैरिफ बैरियर, उसको उनको खोलना चाहिए अपने चिकन लेग्स के लिए, क्योंकि वहां पर चिकन लेग उस तरह कंज्यूम नहीं होती। तो उसको लेकर के उनका बिल्कुल ये है कि साहब ये चिकन लेग्स जो है कैसे जा सकते हैं, इसके लिए आप लगातार बात उसमें की गई। एक और, इवन हमारे देश में जो पशु चारा है उसके लिए वहां पर जो उस तरीके की फसलें होती हैं उनके एक्सपोर्ट के लिए भी वो बात करना चाह रहे हैं कि वो भी आप मंगा लीजिए, आपका डेयरी सेक्टर बढ़ रहा है यहाँ पर। और फिर हमारे लोग कहेंगे कि साहब वो तो खर्चा बढ़ रहा है, महंगा हो रहा है, तो अगर सस्ता आ सकता है। बिकॉज अभी क्या होगा, तमाम सारे जो फीड है एनिमल फीड में, अब वो नॉर्मल, उसके अलावा कंसंट्रेटेड फीड शुरू हो गया है, जो बाजार से बड़े पैमाने पर, उसका एक बड़ा बाजार देश में खड़ा, किसान उसको खरीदते हैं जो डेयरी में ज्यादा काम करते हैं। तो ये, या आपका फिशरीज में एक फीड का एक बहुत बड़ा मार्केट है, और उस सब में ये सोया मील वगैरह का बहुत इस्तेमाल होता है। एक बड़ी कंपनी है जिसने, जो इस देश की सबसे बड़ी सोयाबीन की प्रोसेसर सिर्फ इसलिए क्योंकि वो पोल्ट्री फीड और फिश फीड का बहुत बड़ा मार्केट उनके पास है। तो आप समझ सकते हैं, और कंपनी पोल्ट्री की है। तो ये जो इंटरेस्ट है, जिन लोग, जो हमारे डोमेस्टिक बिजनेस इंटरेस्ट है इंटरनल, वो भी अमेरिका के नेगोशिएशन में मददगार साबित हो सकता है। लेकिन अब किसान का, महत्वपूर्ण बात आप कह रहे हैं, जो फिर हमारे किसानों को, किसान आंदोलन को समझने की जरूरत है कि उधर से अमेरिका दबाव डालेगा कि हमारा माल खरीदो, और यहाँ भारत के उद्योग का एक हिस्सा है, पूंजीपतियों का हिस्सा है, जो लपक के कहेगा हाँ हाँ उनसे खरीदो ना, क्योंकि उनका पोल्ट्री उद्योग में उनको सस्ता फीड मिलेगा, उनको सस्ता एथेनॉल मिलेगा, उनको सस्ती कपास मिलेगी ताकि फैक्ट्री के अंदर काम आ सके। और इन दोनों का गठबंधन हो सकता है, बाहर का पूंजीपति और हमारे यहाँ का पूंजीपति का गठबंधन हो सकता है भारत के किसान के खिलाफ। नहीं, पिछले दिनों जो अमेरिकन कॉटन एसोसिएशन है उनका एक बड़ा डेलीगेशन इंडिया में आया, तमाम सारे उन्होंने बातें की लोगों से, प्राइवेट ट्रेड से। तो वो सब, तो उनका जो सोया एसोसिएशन है वो लगातार दुनिया भर में सक्रिय रहते हैं। और सवाल है कि जो हमारा फार्मर है, अब देखिए हमने जो एथेनॉल का प्रोग्राम शुरू किया था वो इसलिए किया था कि अगर देश में चीनी का उत्पादन ज्यादा हो जाता है तो प्राइस क्रैश ना हो, उस चीनी का इस्तेमाल हम एथेनॉल में करें, और एथेनॉल क्योंकि ग्रीन फ्यूल है उसका हम इस्तेमाल वहां करेंगे तो किसान को भी दाम मिलेगा, इंडस्ट्री को भी नुकसान नहीं होगा, और हम जो अपने पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स का जो आयात है उसमें भी कमी ला पाएंगे। विन विन सिचुएशन थी। लेकिन अभी यहाँ उत्पादन गिर गया इस बार, तो एथेनॉल की सप्लाई जो है उसमें जो हिस्सेदारी है वो अब गन्ने से बनने वाला जो एथेनॉल है चीनी के थ्रू, उससे ज्यादा कहीं हिस्सेदारी ग्रेन जो अनाज से एथेनॉल बनता है उसकी हो गई। तो हम जो मूल उद्देश्य से कहीं दूसरी तरफ चले गए, तो पलट गया। बिल्कुल। तो ये जो इंटरनल डायनेमिक्स हैं हमारी इकोनॉमी में और जो क्रॉप्स के, वो भी बदल रहे हैं। तो ये अब हमें देखना पड़ेगा कि ये जो
फसलें हैं। अब लेकिन इनका पॉलिटिकल इम्पैक्ट भी है। जैसे आपने कहा कि बिहार में मक्का बहुत पैदा होने लगी है, विंटर क्रॉप है, और उसका जो उत्पादकता है, बहुत सारे किसान तो अमेरिका की उत्पादकता के बराबर उत्पादकता ले रहे हैं। और क्योंकि अच्छे बीज आ गए, भले वो प्राइवेट कंपनीज के हैं, और लेकिन बहुत अच्छा, और वहां पर कई सारे एथेनॉल प्लांट लगे हैं बिहार में, जिससे कि ये वहां पर सीधे मक्का उनको उपलब्ध है, तो उन्होंने वहां प्लांट लगाए हैं। तो ऐसे में अगले साल बिहार में चुनाव भी है। तो क्या मोदी सरकार नाराजगी लेगी किसानों की? दूसरे, जो कॉटन है वो सब स्टेट भी बीजेपी के पास है, गुजरात हो, महाराष्ट्र हो, हरियाणा हो, राजस्थान हो, जो कॉटन ग्रोवर स्टेट्स हैं, तो वो भी इन्हीं के पास है। अगर वो, तो किसान को नुकसान होगा। या तो फिर ये है कि कहीं शायद नेगोशिएटर्स को ये होगा कि किसान की क्या चिंता करनी है, उससे हमारा कुछ बिगड़ने वाला नहीं है। किसान एज ए दिक्कत है अरविंद भाई, लॉबी जो है वो खत्म हो गई है, और हम उनके बारे में फैसले ले सकते हैं, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल दूंगा। उत्तर प्रदेश इस साल भी चीनी का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। महाराष्ट्र में प्रोडक्शन और घटा है, यूपी में भी घटा है, महाराष्ट्र में और ज्यादा घटा है। बाजार में और इवन एक्सपेक्टेड प्राइस जो चीनी की पिछले साल के मुकाबले 4 से 5 रुपया ज्यादा मिल रही है मिलों को जी। लेकिन जो उत्तर प्रदेश का किसान है, उसको जो दाम 2023-24 में मिला था गन्ने का, वही 24-25 में मिल रहा है। और दाम की घोषणा भी जब सीजन का बड़ा हिस्सा गुजर गया, फरवरी के आखिर के हिस्से में अनाउंस किया गया चुपचाप कि आपका दाम नहीं बढ़ेगा। तो और कोई आवाज नहीं, कोई बात नहीं। जो लोग किसान हितैषी हैं, जो किसानों के नाम पर वोट लेते हैं, वो अपना मुंह सील के बैठ गए हैं। उद्योग के लिए जरूर सिफारिश करते हैं कि एक्सपोर्ट अलाउ किया जाए, लेकिन किसान के लिए एक शब्द नहीं निकलता। तो मुझे लगता है कि जो किसान है, वो उसकी जो पॉलिटिकल जो महत्व है, उसका शरण बहुत हुआ, वो कमजोर हो गया है। और अब सरकारों को और फैसले लेने वालों को शायद लग गया है कि इनकी परवाह करने की जरूरत नहीं है, आपको जो फैसला लेना है आप लीजिए, जिसमें आपको फायदा दिखता है। आपकी बात हमें सीधे 5वें सवाल तक ले जाती है, और 5वां सवाल यही है कि फिर किसान करे क्या। राजनीति का जिक्र हुआ, और ये बात सच है, जैसा कि किसी आदमी ने मेरे को एक बार कहा कि अरे यार देख, 4.5 साल तो रहेगा किसान, रोएगा, सब करेगा, आखिरी 3 महीने में बन जाएगा जाट, अहीर, कुर्मी, और ये सब हम सेट कर लेंगे, कोई बात नहीं, और कुछ ना हुआ तो हिंदू मुसलमान, बस हुआ खत्म, फिर किसान की बात कहाँ बचती। तो ऐसे में किसान क्या करे, किसान आंदोलन क्या करे? आपने भी लिखा है, मैं भी इस बात को रेखांकित करता रहा हूं कि भारत की एक नीति रही है इस देश की तमाम सरकारों में, जब कांग्रेस सरकार थी तब भी, बीजेपी थी तब भी, नीति ये हुआ करती थी कि अंतरराष्ट्रीय एग्रीमेंट जितने भी होंगे, ट्रेड एग्रीमेंट होते रहते, ट्रेड एग्रीमेंट से एग्रीकल्चर को हम बाहर रखेंगे, ऐसी हमारी सरकारों की नीति। वो नीति खत्म होने जा रही है, ऐसा लग रहा है। उसे बचाने के लिए, और खास तौर पे जो मेरी समझ है वो ये है कि अगले 2-3 महीने का खेल, क्योंकि एक बार अगर अमेरिका से बायलैटरल एग्रीमेंट हो गया और उसमें सरकार ने घुटने टेक के कह दिया कि ठीक है, आपकी डेयरी के लिए खोल देते हैं, आपके मक्का के लिए, कपास के लिए, इन सब चीजों के लिए खोल देते हैं, फिर उसके बाद उसे पलटने में बहुत टाइम लगेगा, क्योंकि इंटरनेशनल ट्रेड है वो जी। तो इन 2-3 महीनों में किसान क्या कर सकता है? सवाल ये भी है कि क्या मोदी सरकार किसान को बचाएगी? मेरे को उसकी तो बहुत उम्मीद दिखाई नहीं देती। तो किसान क्या कर सकते हैं खुद अपने आप को बचाने के लिए? आपकी कुछ राय? देखिए योगेन जी, जैसा आपने जिक्र किया, मैं तो पहले यही कहूंगा कि बातचीत सरकार करेगी, फैसले सरकार लेगी। तो सबसे पहले तो उनको यही करना चाहिए कि जो हमारे जिस तरीके के हमारा ट्रेड नेगोशिएशन करने का तरीका रहा है, हमें उसी रास्ते पर चलते हुए कृषि के कारोबार को इस वार्ता से बाहर रखना चाहिए। आइडियल सिचुएशन तो ये है, और हम करते रहे। आप देखिए कि भारत एक बहुत बड़ा बाजार है, अमेरिका को बाजार चाहिए। हम दुनिया की अभी तीसरी इकोनॉमी तो नहीं, चौथी पांचवी बड़ी इकोनॉमी है। हमें वो दिखाना चाहिए कि हम बड़ी इकोनॉमी है, हम बड़ा देश है। तो हमें हार्ड बार्गेनिंग करनी चाहिए, और उसको बाजार चाहिए। हमें यह भी बताना है कि हमारे पास बड़ा बाजार है, उसके आधार पर आप नेगोशिएट कीजिए।
तो हम क्यों नहीं अपनी ये जो हमारी स्ट्रेंथ है इस देश की, उस ताकत को सामने रख करके हमें बात करनी चाहिए, तब जा करके, और एग्रीकल्चर को बाहर कर देना चाहिए। और मेरा तो मानना है किसान कि आंदोलन की एक सूत्रीय मांग हो कि आप करो जो आपको अमेरिका से करना है, बिल्कुल लेकिन एग्रीकल्चर को इससे बाहर रखो। हमें ना अमेरिका में एक्सपोर्ट अपना बढ़ाने में दिलचस्पी है और हमें उनके इंपोर्ट से डर है। तो हमें आप एग्रीकल्चर को बाहर रखो, जैसा कि आपको ध्यान होगा आरसीईपी जो एक बार होने वाला था, 4 साल पहले की बात है, जी। जो कि पूरा जो ऑस्ट्रेलिया, जापान और साउथ ईस्ट एशिया सबके साथ समझौता होने वाला था। मोदी जी समझौते पे हस्ताक्षर करने चले भी गए थे, लेकिन आखिर में दबाव के चलते, जिसमें किसानों का बहुत बड़ा दबाव था, आखिरी मिनट पे उनको कहना पड़ा कि नहीं, मैं साइन नहीं करूंगा। मतलब राजनीतिक दबाव काम करता है। और आपने सही कहा, इन्हें वापस आके महाराष्ट्र के, गुजरात के, हरियाणा के, इन सब के कपास उत्पादकों का वोट तो चाहिए ना। बिहार में चुनाव हो रहा है, बंगाल में चुनाव हो रहा है, इनके भी मक्का उत्पादकों का वोट चाहिए ना। तो किसान की एक सूत्रीय मांग हो कि आप किसी भी अमेरिका से किसी भी ट्रेड नेगोशिएशन से, या जो यूरोपियन यूनियन के साथ भी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट वगैरह पे बात चल रही, इस सब से कृषि और संबंधित क्षेत्रों को बाहर रखा जाए। ये ठीक रहेगा? देखिए, बिल्कुल पहला तो यही है, आदर्श स्थिति तो यही है कि ये मांग रखनी चाहिए कि बाहर रखा जाए। अब देखिए, जैसे हम लोग ब्रिटेन के साथ बात कर रहे हैं, ईयू के साथ बात कर रहे हैं, वहां हमने कहा ना डेयरी को बाहर रखेंगे, डेयरी के ऊपर बात नहीं कर, हमने ऑस्ट्रेलिया के साथ किया, क्योंकि न्यूजीलैंड से डेयरी प्रोडक्ट घूम के ना आ जाए, हमने कहा डेयरी बाहर रहेगा। तो ये जब हम कर सकते हैं तो यहाँ क्यों नहीं कर सकते इस वार्ता में। और दूसरा जो पहले जैसे आपने कहा कि जो किसान संगठन है, या जो किसान है, या जो दूसरे लोग जो किसानों के लिए काम करते हैं देश में, उनका ये बहुत बड़ा जिम्मा है कि ये देश के किसानों को जागरूक करें, उनको बताएं कि उनकी स्थिति क्या है, अमेरिका के किसानों की स्थिति क्या है, या कल को ईयू के किसानों की स्थिति क्या है। और अगर उनके साथ बातचीत होती है और रास्ता खोला जाता है यहाँ पर आयात का, आपको क्या नुकसान होगा। तो ये एक जरूर इसमें के इस पूरे के पूरे नेगोशिएशन में इंडस्ट्री, आपको याद होगा जब 1991 में ग्लोबलाइजेशन शुरू हुआ इस देश में, तो इंडस्ट्री के भी दो क्लब बन गए थे। एक बॉम्बे क्लब था जो कहते थे कि भाई ये गलत है, हमें प्रोटेक्शन चाहिए, लेकिन इंडस्ट्री ने अपने आप को समायोजित कर लिया। उसके पास संसाधन है, उसको सरकार की मदद मिलती है, उसको तमाम सारे सस्ते कर्ज मिलते हैं, उसको छूट मिलती है, बहुत कुछ होता है जो है। जैसे हमारे यहाँ आपका प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव हजारों करोड़ मिलते हैं इंडस्ट्री को, किसान को तो नहीं मिलता प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव जो है। तो वो एक अलग दुनिया है, और इस देश का जो कृषि क्षेत्र है वो अलग दुनिया है। आप उनको बराबरी के पलड़े में नहीं रख सकते। कृषि को डिसएडवांटेज में है, किसान हमारा कमजोर है, और इस देश की आधे से ज्यादा आबादी अभी भी कृषि के ऊपर निर्भर है, और वर्कफोर्स का 40% से ज्यादा कृषि पर है। वहां तो 11% है इंडस्ट्री में, तो मैन्युफैक्चरिंग में, तो सर्विस में तो उसमें आप गिनिए मत, क्योंकि अब तो खुद सरकार कहने लगी है कि आप हमारा जो उद्योग है उनको सस्ते बेरोजगार चाहिए काम करने के लिए, सामान ढोने के लिए, तो वो कोई उस तरह का नहीं है। तो ये डिसएडवांटेजेस है हमारे लिए, हमारी छोटी जोत है, संसाधन कम है। और अगर और चीज हम कहें, कुछ देश के कुछ हिस्से को छोड़ दें, अभी हमारे जो तमाम फसलें हैं उनका जो उत्पादकता का स्तर है वो चीन, अमेरिका और यूरोप की जो उत्पादकता है उसके मुकाबले बहुत कम है। हम कैसे बराबरी करेंगे? हम 4 टन उगा रहे हैं, वो 10 टन उगा रहा है, तो 4 टन वाला कैसे उससे कम्पीट करेगा 10 टन वाले से? तो ये थोड़ा हमें देखना पड़ेगा। और ये सब चीजें तमाम सारे लोग जनमानस में जाए, किसानों के बीच में जाए, और मैं तो कहता हूँ सरकार के साथ भी बात करें कि आप हमारे हितों को बचाइए, ये हमारा जिम्मा है। एग्रीकल्चर मिनिस्टर को बात करनी चाहिए, एग्रीकल्चर सेक्रेटरी को बात करनी चाहिए, उनको किसानों से पूछना चाहिए बुला करके, क्यों नहीं। देखिए, स्टेक होल्डर है, वर्कफोर्स के मामले में सबसे बड़े स्टेक होल्डर है देश की इकोनॉमी में एग्रीकल्चर करीब अब 20% है। तो आपसे क्यों नहीं बात होगी, उनके प्रतिनिधियों से क्यों नहीं बात होगी? आप तमाम सारे चैम्बर्स में जाते हैं, उनसे सलाह लेते हैं, उनके
बातों को आप इम्प्लीमेंट करते हैं, तो ये जो भी आप समझौता करें, जो भी नीतिगत मसला आपका होगा, जो सबसे बड़ा उसमें जो भागीदार है, आप उसको भी पूछिए ना कि आपको क्या चाहिए। ऐसा नहीं कि कुछ अधिकारी और कुछ मंत्री तय कर दे कि ऐसा होगा। मेरे ख्याल से ये ठीक से सरकार के बाद ये बात जानी चाहिए उसके पास कि ये किसान भी चाहता है, आप जो बात करें उसमें उसका विचार और सहमति शामिल होना जरूरी है। 100% सही बात हरबीर भाई। चूंकि अंततः अर्थशास्त्र के, अर्थव्यवस्था के मामले सिर्फ अर्थशास्त्र के मामले नहीं होते, वो राजनीति के मामले, और खास तौर पे किसान का हर सवाल अंततः राजनीतिक इच्छा शक्ति का सवाल होता है। और किसान के पास और कोई ताकत तो है नहीं, पैसे की ताकत नहीं है, किसान के पास अपनी संख्या की ताकत है। आज भी इस देश में 46% लोग किसी खेती किसानी से जुड़े हैं, और किसान के पास अपना जीवन, सिर्फ किसान ही 13 महीने सड़क के ऊपर रह सकता है, बाकी कोई रह नहीं सकता। इसका इस्तेमाल करके किसान को अपना आगे का संघर्ष करना होगा। इस देश में किसान की यही विडंबना है कि एक मुसीबत उसके सर से टलती है और दूसरी आन खड़ी होती है। 3 कानून आए, किसानों ने 13 महीने संघर्ष किया, वो मुसीबत टली और किसान ने सोचा चलो अब तो एमएसपी की मांग शुरू करते हैं। इस बीच आ गया नेशनल एग्रीकल्चर मार्केटिंग फ्रेमवर्क, उस पे किसान आंदोलन के संगठन खड़े हुए और लगा कि नहीं, सरकार को देखो मजबूर कर लिया, सरकार उस पे आगे बढ़ नहीं रही है, मार्केटिंग फ्रेमवर्क की बात कर नहीं रही है, क्योंकि वो पिछले दरवाजे से फिर वही कानून लाने की कोशिश, वो थोड़ी ढील हुई तो लीजिए अब एक नई मुसीबत आके खड़ी हो गई, ट्रंप वाली, टैरिफ वाली। तो किसान आंदोलन के लिए तो संघर्ष का रास्ता ही है। जब मैं संघर्ष कहता हूं, शांतिपूर्वक अहिंसात्मक संघर्ष, लोकतांत्रिक संघर्ष, संविधान के दायरे के भीतर रहते हुए संघर्ष ही किसान के पास एक रास्ता है। हरबीर जी से जो बात हुई उससे किसान साथियों को, किसान आंदोलन के साथियों को समझ आया होगा कि ये खतरे की घंटी क्या है, क्या गाज पड़ सकती है, क्यों किसान के हित का समझौता किया जा सकता है देश के बाकी उद्योगपतियों को, पूंजीपतियों को, फार्मा इंडस्ट्री को, बाकी इंडस्ट्रीज को बचाने के लिए, और क्यों किसान को एकजुट होकर खड़ा होना होगा। आने वाले दिनों में जब ये हलचल बंद हो जाएगी, हेडलाइन खत्म हो जाएंगी और चुपचाप से कहीं बंद कमरे में नेगोशिएशन शुरू होंगे, वो वक्त होगा किसान के लिए चौकीदारी करने का, और उससे पहले देश में वो माहौल बनाने का कि हिम्मत ना हो इस देश के प्रतिनिधित्व करने वाले लोगों की कि वो किसान के हितों को बेचकर आ जाए। आपकी इस बातचीत से बहुत कुछ सीखा। हरवीर जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने इतना समय दिया। जैसा मैंने कहा, मैं तो पिछले इतने सालों से जब कंफ्यूज होता हूँ, देश में 4-5 ही लोग हैं जिनको फोन करके पूछ लेता हूँ या जिनको पढ़ लेता हूँ। जैसे आज भी यूएसटीआर के बारे में आपके लेख के माध्यम से ही पता लगा कि एग्जैक्टली क्या कुछ हो रहा है। ये करते रहिए, आप जैसे लोगों की बेहद जरूरत है इस देश में, जो गांव देहात की भाषा भी समझते हैं और जो ऊंचे अमेरिकी दस्तावेजों के खेल भी समझते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। धन्यवाद योगेश जी।